जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। एथलेटिक्स के दो पार्ट हमारे इंपॉर्टेंट बचे हुए थे, उनको हम कंप्लीट करेंगे। हैमर थ्रो पे चलते हैं, लेट नहीं करेंगे, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास लंबी हो जाती इस वजह से कल इसको छोड़ दिया गया था, बट आज इसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए हैमर थ्रो की बात करेंगे। हैमर थ्रो यानी तार गोला फेंक। देखा होगा आपने, एक ऐसे हैंडल होती है, फिर एक तार होता है, उसमें गोला लगा होता है, उसको ऐसे घुमा करके नचाकर फेंका जाता है, इसी को बोलते हैं हैमर थ्रो। ठीक है, अब इसके अगर हम सेंटर सर्किल की बात करें या इसके जहां से फेंका जाता है उस सर्किल की बात करें, तो इसका भी जो रेडियस होता है वो किसकी तरह होता है? इसकी तरह होता है शॉर्टपुट। शॉर्टपुट 1.067 मीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका रेडियस कितना होगा? 1.067 मीटर होता है। डायमीटर डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर की बात करो तो 2.135 मीटर इसका डायमीटर हो जाएगा भैया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिकेटर लाइन इसमें भी जो साइड में निकली होती है 75 सेंटीमीटर की होती है या 0.75 मीटर की होती है। सेक्टर एंगल इसका कितना होता है भैया? 34.92 डिग्री, 34.92 डिग्री इसका क्या होता है? सेक्टर एंगल होता है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ओके, एक और चीज ध्यान में रखो, इसका जो आउटसाइड डायमीटर होगा, आउटसाइड वो 2.40 मीटर होगा। ठीक है, तो सॉरी 2.50 मीटर। ठीक, चलिए इनसाइड ही पूछता, आउटसाइड नहीं पूछता, तो इनसाइड में आपको 1.067 मीटर रखना है। लेकिन आउटसाइड में अगर पूछ ले आपसे रेडियस, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1.25 मीटर। ये हो गया इनसाइड, सॉरी इनसाइड। ठीक है, आउटसाइड पूछ लेगा तो 1.25 मीटर हो जाएगा रेडियस। ठीक है, ओके, आउटसाइड 1.25, इनसाइड 1.067 मीटर। सेक्टर एंगल आपका 34.92 डिग्री होता है। और जितनी भी मार्किंग लाइंस इसकी होती हैं वो 5 सेंटीमीटर या 50 mm की ही होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल लाइंस आर 5 सेंटीमीटर इन विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम इसकी बात करें क्या क्या चीजें इसके अंदर और आपको मिलेंगी, तो भाई मेजरमेंट पे आ जाओ। तो हैमर थ्रो, हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक मेटल की हेड होती है, एक हेड बनाया जाता है जिसको पकड़ा जाता है, वो मेटल की होती है। ठीक है, फिर एक धातु का सिरा होता है और एक वायर होता है और एक हैंडल होती है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, सर्कल इनसाइड डायमीटर, इनसाइड का डायमीटर अभी मैंने आपको बताया 2. इनसाइड जो अंदर की तरफ होगा 2.135 मीटर होगा। ठीक है, और रेडियस आपका 1.067 मीटर होगा। आउटसाइड अगर पूछ ले तो 2.50 होगा डायमीटर, और रेडियस आपका 1.25 मीटर होगा। और सेक्टर एंगल भी आपसे पूछा जाता है इसमें, तो भैया सेक्टर एंगल कितना हो जाएगा? 34.92 डिग्री आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं आगे इसी क्रम में। अब कैटेगरीज में डिवाइड अगर हम करें इसकी, तो वुमेन्स अंडर 18 में महिला की अगर हम बात करें तो 3 किलो का हैमर होता है भैया, 3 kg का हैमर होता है। एलबीएस में भी आपको याद रखना है 6 एलबीएस होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अंडर 18 की अगर बात करें, और हैमर की लंबाई अंडर 18 के लिए कितनी होती है? 1195 मिलीमीटर मैक्सिमम होती है। ठीक है, और डायमीटर हेड का कितना होता है? 85 mm से लेकर 100 mm तक। वहीं अंडर 20 या सीनियर या इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप जाओगे तो 4 किलो का हैमर होता है। कितने का? 4 किलो का। ठीक है, और एलबीएस में 8 एलबीएस होते हैं। हैमर की लंबाई जो होगी भैया 1195 मिलीमीटर मैक्सिमम। डायमीटर जो होगा हेड का वो 95 से 110 mm होता है मैक्सिमम। आपसे सीनियर ही पूछा जाएगा, तो 4 किलो आपको रिमेंबर रखना है वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए 4 किलो वजन। ठीक है, पुरुषों की अगर बात करें तो अंडर 18 में आपका 5 किलो का हैमर हो जाता है। 10 एलबीएस में इसका वेट मेजरमेंट होता है। लेंथ हैमर की 1200 मिलीमीटर मैक्सिमम होती है, और डायमीटर जो हेड का होता है वो 100 mm से 120 मिलीमीटर तक होता है। फिर अंडर 20 की अगर हम बात करें तो उसमें 6 किलो हो जाता है, 12 एलबीएस वजन हो जाता है। हैमर की लंबाई 12-15 अधिकतम होती है, मैक्सिमम 1215 मिलीमीटर। डायमीटर हेड का 105 से 125 मिलीमीटर तक
होता है। अब आ जाओ इंटरनेशनल लेवल पे, सीनियर पुरुष की बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भैया, तो 7.260 किलोग्राम, याद रखिएगा यही पूछा जाता है आपसे। हैमर का जो वजन होगा 7.260 केजी या एलबीएस में 16 एलबीएस, ठीक है, ये रिमेंबर रखिएगा। डायमीटर की बात करें हेड की तो 110 से 130 मिलीमीटर होता है। हैमर की पूरी लंबाई जो होगी भैया, लेंथ होगी वो 1215 मिलीमीटर, 1215 मिलीमीटर, ठीक है। फॉर हैमर थ्रो यूज डिस्कस सर्किल, यानी जो हैमर, जो डिस्कस का सर्किल बनाया जाता है ना फेंकने के लिए चक्के का, उसी को हम यूज करते हैं किसके लिए, हैमर के लिए भी यूज करते हैं। वही मैंने बताया, शॉर्टपुट बोल दिया था। हैमर का जो रेडियस और डायमीटर होता है वही आपका डिस्कस का भी होता है, सर्किल का, थ्रोइंग सर्किल का, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और हैमर थ्रो के लिए डिस्कस थ्रो का वृत्त प्रयोग किया जाता है। वृत्त की रिंग सफेद रंग के अतिरिक्त किसी अन्य रंग में होनी चाहिए। रिंग का कलर चेंज कर देते हैं जब डिस्कस के लिए होता है तब, उसको अगर डिस्कस में भी यूज करते हैं तब, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए टॉप 20 क्वेश्चन लगाएंगे भैया हैमर थ्रो के, और इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसका। ओके, पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, डिस्कस थ्रो के सर्कल का व्यास कितना होता है भैया, डायमीटर पूछा है, द डायमीटर ऑफ द डिस्कस सर्कल, ठीक है, क्योंकि डिस्कस भी पीछे हमने पढ़ा था और हैमर भी पढ़ा था, डिस्कस के क्वेश्चन नहीं हो पाए तो डिस्कस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो कितना होता है, 2 मीटर, 2.135, 2.50 या 2.75, चलो फटाफट से बताओ कितना होता है भैया, बिल्कुल 2.50 मीटर। डिस्कस थ्रो के सर्कल का व्यास कितना होता है, 2.50 मीटर, ठीक है, 2.50 मीटर डिस्कस। अच्छा, आउटर के हिसाब से पूछा होगा। द रेडियस ऑफ द डिस्कस सर्किल इज, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्कस थ्रो के सर्किल की त्रिज्या कितनी होती है भैया, बिल्कुल जब रेडियस डायमीटर 2.50 होगा तो रेडियस कितना होगा, 1.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिस्कस थ्रो सेक्टर इज, डिस्कस थ्रो के सेक्टर कोण कितना होता है भैया, सेक्टर एंगल कितना होता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 28.96 डिग्री, 34.92, 45 डिग्री या फिर 36 डिग्री, बताओ भैया कितना होता है डिस्कस थ्रो का सेक्टर एंगल, बिल्कुल 34.92 डिग्री, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही हैं। नीचे चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया, द वेट ऑफ द मेंस सीनियर डिस्कस, ठीक है, पुरुष सीनियर वर्ग के डिस्कस का वजन कितना होता है भैया, सीनियर वर्ग का कितना होना चाहिए, डिस्कस का बिल्कुल कितना होना चाहिए, 2 किलो के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। वुमेन्स का पूछ लेता तो 1 किलो हो जाता भैया सीनियर्स का, है ना। पांचवा सवाल आपसे क्या कह रहा है, द वेट ऑफ द वुमेन्स सीनियर डिस्कस, वुमेन्स का भी पूछ लिया, महिला सीनियर वर्ग के डिस्कस का वजन कितना होना चाहिए, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो या 1.250 केजी, कितना होना चाहिए, पुरुष का 2 किलो, महिला का सीनियर में 1 किलो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द एक्सटेंशन ऑफ द सेंटर लाइन फ्रॉम द सर्कल इज, यानी सर्कल से केंद्र रेखाओं का विस्तार कितना होता है, ये जो साइड में इंडिकेटर लाइंस होती हैं सर्कल में, जो साइड में छोटी छोटी निकली होती, ये कितना विस्तृत होती हैं, कितनी बाहर जाती हैं, 0.50 मीटर, 0.75, 1 मीटर या 1.25 मीटर, कितनी होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर या 0.75 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी के साथ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 7वां और 8वां प्रश्न आपके सामने है, द लेंथ ऑफ द रनवे इन जैवलिन थ्रो, जैवलिन पे आ जाते, जैवलिन के भी क्वेश्चन नहीं हुए थे, तो जैवलिन थ्रो में इंटरनेशनल लेवल पर रनवे की लंबाई कितनी होती है भैया, 25 मीटर, 30 मीटर, 33.50 या फिर 36.5 मीटर, कितनी होती चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन सी 33.5 मीटर तक रनवे की लंबाई मैक्सिमम ली जा सकती है। द विड्थ ऑफ द जेवलिन रनवे इस, अब रनवे की चौड़ाई कितनी होती है भाई, लंबाई तो हमें पता चल गई, अब इसकी विड्थ कितनी होगी, जेवलिन थ्रो की भाला फेंक की चौड़ाई 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन बी 4 मीटर होनी चाहिए, 4 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ द जेवलिन थ्रो, जो भाला फेंक होता है उसका सेक्टर एंगल कितना होता है, भाला फेंक का सेक्टर का कोण, सेक्टर एंगल कितना होता है, 34.92 डिग्री, 40 डिग्री, 28.96 या फिर 25 डिग्री, कितने अंश पे होता है भैया,
बिल्कुल 28.96 डिग्री, इसी का जो सेक्टर एंगल होता है भैया वो डिफरेंट होता है, इसलिए इसको याद कर लो, बाकी तो लगभग सबका सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेवलिन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स। जो भाला होता है, जो जेवलिन होता है, उसमें कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं भैया? 2 3 4 5, कितने पार्ट होते हैं भैया? बिल्कुल 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा जेवलिन। कल पढ़ाया था मैंने, कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं जेवलिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपसे क्या कह रहा है? द मेटल हेड टिप एंगल ऑफ द जेवलिन शुड नॉट एक्सीडेड, यानी जेवलिन का जो मेटल का हेड होता है उसका जो कोण होता है कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 30 अंश से ज्यादा नहीं हो सकता, 35 से 40 या 45, बताओ कितने अंश से ज्यादा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भैया 40 डिग्री से 40 अंश से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं। द वेट ऑफ द मेंस सीनियर जेवलिन इज, पुरुष सीनियर वर्ग में जेवलिन का वजन कितना होता है भैया? कितना होता है? 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, कितना होता है? बिल्कुल कल डिस्कस किया था, 800 ग्राम होता है। वहीं महिला को पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा? 600 ग्राम हो जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, आ गया। द वेट ऑफ द वुमेन्स सीनियर जेवलिन, महिला सीनियर वर्ग के जेवलिन का वजन कितना होता है भैया? 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, कितना होता है? बिल्कुल 600 ग्राम होता है। पुरुषों के लिए 800 ग्राम सीनियर में और महिलाओं के लिए 600 ग्राम होता है। ठीक है, हैमर थ्रो पे आ जाओ। हैमर थ्रो के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भैया? द इनसाइड डायमीटर ऑफ द हैमर थ्रो, इनसाइड डायमीटर पूछा है, ध्यान रखिएगा। हैमर थ्रो सर्कल का अंदरूनी व्यास कितना होता है? आउटसाइड पूछ लेगा तो 2.50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर। इनसाइड पूछा तो क्या होगा? तो ये तो सी वाला तो होगा ही नहीं। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर इसमें से? बिल्कुल ऑप्शन बी 2.135 मीटर क्या होता है? डायामीटर पूछा है। ठीक है, फिर हैमर थ्रो सर्कल का बाहरी व्यास कितना? आउटसाइड पूछ लिया, डायमीटर तो बता ही रखा है। इस पे क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल 2.50 मीटर के अगर आप साथ गए हैं, ध्यान रखिएगा। इनसाइड पूछेगा डायमीटर तो 2.135 मीटर, आउटसाइड पूछेगा तो 2.50 मीटर, आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, कंफ्यूजन यहीं से होती है। ठीक है, द एंगल ऑफ द हैमर थ्रो सेक्टर इज, यानी हैमर थ्रो का सेक्टर कोण या सेक्टर एंगल कितना होता है? 28.96 डिग्री, 34.92 डिग्री, 36 डिग्री या 30 डिग्री, कितना होना चाहिए भैया? फटाफट से बताओ कमेंट में, कितना होना चाहिए? बिल्कुल 34.92 डिग्री क्या होगा? हैमर थ्रो का सेक्टर एंगल होगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है द हैमर कंसिस्ट्स ऑफ विच पार्ट्स। ठीक है, हैमर थ्रो किन भागों से मिलकर बना है? कौन कौन से पार्ट होते हैं? मेटल हेड एंड वायर ओनली, मेटल हेड वायर एंड हैंडल, हेड एंड क्रॉप कॉर्ड ग्रिप, या हैंडल और शाफ्ट। क्या क्या चीजें होती भैया? एक तो मेटल का हेड होता है, वायर होता है और हैंडल होता है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही है, 3 पार्ट में ये भी डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है पुरुष सीनियर वर्ग में हैमर का वजन कितना होता है भैया? द वेट ऑफ द मेंस सीनियर हैमर इज 6 kg, 7.260, 5 kg या फिर 4 kg, कितना होता है भैया सीनियर वर्ग में? बिल्कुल 7.260 kg, यानी कि ऑप्शन बी के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल सही होंगे। द वेट ऑफ द वुमेन्स सीनियर हैमर इज, महिला सीनियर वर्ग में हैमर का वजन कितना होता है भैया? 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, बताओ कितना होता है? महिला 4 किलो होता है। ठीक है, 4 kg होता है, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल आपसे क्या कर रहा है? द कलर ऑफ द हैमर सर्कल रिंग शुड प्रेफरेबली बी, हैमर थ्रो के सर्कल के रिंग का समानता कैसा होना चाहिए? रंग कैसा होता है? व्हाइट, ब्लैक, एनी कलर अदर देन व्हाइट, सफेद के अलावा कोई भी दूसरा कलर, या फिर रेड। बताओ भैया क्या होगा? जब भी हैमर थ्रो का हम यूज करेंगे तो उसका रिंग का कलर व्हाइट के अलावा आप किसी भी और कलर में रख सकते हैं, डिफरेंट होना चाहिए। सो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी कलर अदर देन व्हाइट। ओके, सो यहां तक थी कहानी हमारी किस चीज की? क्वेश्चन आंसर्स की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एथलेटिक्स के, यहां से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आज फाइनली एथलेटिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर एथलेटिक्स ही एक ऐसा मतलब गेम इवेंट है यार, जिसमें ना मैक्सिमम पार्ट्स में आपके वीडियो आ गए, 3 पार्ट में हो गया है ना। इसके बाद फिर एक एक पार्ट में सारे गेम्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। हो सकता है एक ही दिन में 2-2 गेम्स एक वीडियो में क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या कह रहा है?
लॉन्ग जंप टेक्निक्स, यहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ऊंची कूद के लंबी कूद के लिए लॉन्ग जंप की ना टेक्निक्स का यूज किया जाता है। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? ठीक है, 4 फेजेस होते हैं। पहली चीज आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी फेजेस इन लॉन्ग जंप, तो देयर आर 4 फेजेस। कितने फेज होते हैं भैया? 4 फेज होते हैं। पहला अप्रोच होता है, दूसरा टेक ऑफ होता है, फिर फ्लाइट होती है, फिर लैंडिंग होती है। पहले वो अप्रोच लेता है, रनिंग करता है, अप्रोच के बाद वो टेक ऑफ करता है, हवा में जाता है, फिर फ्लाइट करता है, हवा में ही पैर को चलाता है, ठीक है, फिर लैंडिंग करता है पिट में जो बालू वाली सतह होती है, फिर उसमें जंप करता है। तो 4 फेजेस होते हैं, आपको रिमेंबर रखने हैं। यहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, फेजेस के नाम सिस्टमेटिकली भी पूछ लिए जाते हैं कि पहले कौन आएगा, तो पहले हमेशा अप्रोच आएगी, फिर टेक ऑफ होगा, फिर फ्लाइट होगी, फिर लैंडिंग होगी। इसी सिस्टम से चलता है, ठीक है। लॉन्ग जंप की तकनीक के 4 चरणों में यानी 4 फेजेस में विभाजित किया गया भैया, अप्रोच, टेक ऑफ, फ्लाइट और लैंडिंग। ओके, इन चीजों को आपको रिमेंबर रखना है। और आगे अगर हम देखें तो फ्लाइट के जो 4 चरण होते हैं भैया, ठीक है, उसमें बेसिकली आपकी 3 टेक्निक्स को यूज किया जाता है। वो कौन कौन सी टेक्निक्स है भैया? पहली है आपकी द सेल टेक्निक। सेल टेक्निक के थ्रू हम उन 4 चरणों को कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, और इसी सेल टेक्निक को हम स्ट्राइड या बंडल टेक्निक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर रखिएगा। सेल टेक्निक को हम स्ट्राइड या बंडल टेक्निक भी कह सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सेल, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सेल टेक्निक किससे रिलेटेड है, तो भैया लॉन्ग जंप से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फ्लाइट के चरण के आधार पर हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्लाइट के चरण के आधार पर 3 टेक्निक्स अपनाई जाती है, जिसमें से पहली कौन सी हो गई? सेल टेक्निक, जिसे हम स्ट्राइड या बंडल टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है। यह सबसे सिंपल टेक्निक होती है, बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए यूज होती है, जो नए खिलाड़ी होते हैं लॉन्ग जंप के, उनके लिए होती है, सिंपल फॉर्म में होती है, शुरुआती युवा एथलीटों के लिए उपयुक्त होती है। इसकी मेन खासियत क्या है भैया? इससे एक टेक ऑफ अच्छा मिलता है और सीधा ट्रंक होता है, यानी जो आपका ट्रंक मतलब कमर के आसपास को जो हिस्सा होता है वो सीधा होता है, दोनों पैरों पे एक साथ खींचा जाता है, इसमें अच्छी लैंडिंग पोजीशन बनती है। और यह हैंग और हिच किक तकनीकों की बुनियादी यानी एक बेसिक फाउंडेशन है। जब तक आप सेल टेक्निक नहीं सीखोगे तब तक ना आप हैंग पे जा पाओगे, ना हिच किक को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी चीज पे हम। तो हैंग टेक्निक, पहली सेल हो गई फ्लाइट के आधार पर, दूसरी फ्लाइट के आधार पर आपकी आएगी टेक्निक कौन सी भैया? हैंग टेक्निक। हैंग मतलब क्या होता है? हैंगर होता है ना, हैंगर में किसी चीज को क्या किया जाता है? लटका दिया जाता है, तो वैसे हैंग टेक्निक होती है। इसमें अलग पैर की क्रिया यानी नो सेपरेट लेग एक्शन में नहीं होता, ठीक है। फ्लाइट फेज में फ्री लेग की जांग को क्षैतिज स्थिति तक उठाकर नीचे कर दिया जाता है। इसमें टेक ऑफ लेग उड़ान के दौरान पीछे रहता है, यानी जो टेक ऑफ का पैर होता है, आप जब हवा में होते तो वो टेक ऑफ वाला पैर हमेशा पीछे रहता है, दोनों बाहें ऊपर उठी हुई होती हैं, शरीर फैला और हल्का यानी स्लाइटली आर्च्ड होता है, ठीक है। चलो भाई, तीसरा आपकी टेक्निक आ जाती है हिच किक टेक्निक। फ्लाइट के आधार पर 3 टेक्निक, पहली सेल टेक्निक, दूसरी हैंग टेक्निक, तीसरी हिच किक टेक्निक आएगी भैया। सो यह तकनीक अलग अलग पैर की क्रिया होती है, सेपरेट लेग एक्शन पर आधारित होती है, टेक ऑफ के बाद होती है ये, ठीक है। फ्री लेग नीचे की ओर खींचा जाता है, ठीक है। टेक ऑफ लेग जो होता है वो आगे की ओर ऊपर की ओर खींचता है। इस क्रिया से एथलीट हवा में दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, यानी ऐसे ऐसे पैर चलता है भैया, जैसे लग रहा है रनिंग कर रहा है हवा में ही, जैसे जमीन पे हम दौड़ रहे हैं वैसे वो हवा में अपने पैरों को चलाता है, ठीक है। हिच किक इसी को बोलते हैं। उससे क्या होता है? और ज्यादा अप्रोच मिलती है आगे लैंडिंग के तौर पे। अब हाई जंप की कुछ टेक्निक्स हैं, आपको रिमेंबर रखनी भैया, ठीक है। हाई जंप की टेक्निक्स पे अगर हम जाए तो 4 प्रमुख टेक्निक्स या 4 बेस इंपॉर्टेंट शैलियां होती हैं हाई जंप की ऊंची कूद पर। एक होती सीजर टेक्निक, एक होती है वेस्टर्न रोल टेक्निक, एक होती स्ट्रेडल और दूसरी होती है फॉसबरी फ्लॉप, ठीक है। काफी फेमस टेक्निक है फॉसबरी फ्लॉप, ठीक है। इन तकनीकों में एथलीट बार को पार करने के लिए अलग अलग शरीर मुद्राएं अपनाता है। सीजर्स में शरीर कैसा होता है? एकदम सीधा होता है भैया। जब सीजर टेक्निक अपनाते हो शरीर कैसा होता है? एकदम सीधा हो जाता है। वेस्टर्न रोल में क्या होता है और स्ट्रेडल में एथलीट बार को फेस डाउन
होकर पार करता है, यानी फेस को नीचे करके पार करता है, बस ऐसे जाके ऐसे गुलाटी मारता है ना, ऐसे बंदर वैसा। और जबकि फॉसबरी फ्लॉप में क्या होता है, पीछे की ओर झुककर बैकवर्ड आर्च बार में बार को पार किया था, पहले उल्टा जाता है, जंप करने को जंप करेगा तब कैसे जाएगा। मान लो ये बार है, कहाँ गया जगह है, चलो यहीं से मान लेते ये है। अब ये खिलाड़ी है तो इसकी जो मुंडी है ना ये पीछे साइड से जाएगी, ये मान लो मुंडी है, ये इसकी कमर है, इसके पैर हैं, ठीक है, तो ये उल्टा जाएगा बार के ऊपर से, ठीक है। इसी में होता है आपका फॉसबरी फ्लॉप में, ठीक है। देखो इनको अलग अलग करके देख लो। सीजर टेक्निक में क्या होता है, सिंपल तरीके से बस जंप करना है, डायग्राम में आपको क्लियर तरीके से विजिबल होगा। लॉन्ग हाई जंप में एक सिंपल तरीके से एथलीट क्या करता है, क्रॉस करता है। यह सबसे पुरानी और सरल तकनीक में से एक होती है। एथलीट लगभग सीधे शरीर अपराइट पोजीशन में बार को पार करता है। यह तकनीक कम ऊंचाई या लोअर हाइट के लिए अच्छी होती, ज्यादा हाइट पे नहीं कर सकता है। अक्सर इसे शुरुआती खिलाड़ी यानी बिगिनर्स के लिए प्रयोग में ये टेक्निक्स लाई जाती है, ठीक है। कौन सी, सीजर टेक्निक। सीजर के बाद अब आपकी कौन सी आ जाएगी, क्या हो गया भाई इसको, वेस्टर्न रोल आप देख लो। अरे भाई वेस्टर्न रोल, अब वेस्टर्न रोल में क्या है कहानी, इसमें दौड़ते दौड़ते आएगा, बस सीधे देखो पहला यहां से जंप किया, जंप करने के बाद सीधे एक वेस्टर्न रोल की तरह, जैसे कार्टव्हील करते हैं ना हैंड स्टैंड में, उस टाइप में होता है। इस तकनीक में एथलीट फेस डाउन, यानी यहां पर देख रहे होगे आप बार के पास, फेस को डाउन करके जंप कर रहा है, पहले फेस आएगा उसको डाउन करेगा, ठीक है, पैरेलल रहता है इसमें, बार के पैरेलल समान अंतर, ठीक है। लीडिंग जो लेग होता है पहले वो बार को पार करता है, उसके बाद टॉर्सो और अंत में ट्रेलिंग लेग, ठीक है। यह तकनीक सीजर से थोड़ी सी और अच्छी टेक्निक मानी जाती है। अधिक ऊंचाई प्राप्त करने में आपको क्या करती है, ज्यादा हाई में जंप करना है तो ये काफी हेल्प करती है वेस्टर्न रोल, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है स्ट्रेडल। अब स्ट्रेडल में कहानी बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। वेस्टर्न रोल से मिलती जुलती है लेकिन अधिक एडवांस, थोड़ी सी एडवांस रूप होती है। इसमें एथलीट बार को फेस डाउन करके तो पार करता है, ठीक है, शरीर को बार के ऊपर एक एंगल पर रखा जाता है जिससे बेहतर नियंत्रण और ऊंचाई मिलती है, ठीक है। फॉसबरी फ्लॉप के आने से पहले ये सबसे ज्यादा प्रचलित या सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग टेक्निक थी भैया, ठीक है। स्ट्रेडल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। फिर सबसे उन्नत टेक्निक में जो आता है वो आपका आता है फॉसबरी फ्लॉप। जैसे मैंने बताया कि बैक साइड से जाकर के जंप करते हैं, आपको डायग्राम में क्लियर तरीके से विजिबल होगा भैया, ठीक है। यह सबसे आधुनिक युग की सबसे प्रभावी टेक्निक होती है। डिक फॉसबरी ने 1968 में ओलंपिक में इस टेक्निक को प्रसिद्ध किया था, मतलब अपनाया था, तभी ये फेमस हुई टेक्निक, ठीक है। एथलीट कर्व रनअप यानी कर्व अप्रोच लेकर बार के पास आता है, यानी यहां पर अगर दौड़ कर आ रहा है तो दौड़ेगा कैसे, कर्व टाइप में दौड़ कर आएगा, घूम कर दौड़ कर आता है राउंड में। फिर दौड़ के आने के बाद यहां से कर्व होके दौड़ कर आया भैया, फिर आप देखोगे बैकवर्ड पोजीशन में जाता है इस तरीके से, ठीक है। टेक ऑफ के समय शरीर पीछे को मोड़कर आर्चिंग बैक बार को पार करता है, जो बैक के थ्रू पार किया जाता है, ठीक है, एक आर्क बना करके। अंत में एथलीट कंधों और पीठ पर लैंड करता है, हमेशा आप देख पाएंगे शोल्डर और पीठ के हिस्से पर लैंड करता है, गिरता है गद्दे के ऊपर, ठीक है। ये आज यह तकनीक विश्व स्तर पर एक स्टैंडर्ड टेक्निक के रूप में जानी जाती है। तो ये किसकी वजह से फेमस हुई, डिक फॉसबरी ने इसको सबसे पहले यूज किया 1968 के ओलंपिक में। याद रखिएगा, यहां से भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहां पर भी डायमेंशंस आपको दिख रहे हैं कुछ, ठीक है, इस डायग्राम से काफी हेल्प होगी आपकी, ओके। बाकी इसकी सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, सब पहले से अवेलेबल है। जो भी लगभग 190-180 बच्चे हैं जो हमारे टेलीग्राम से नोट्स को बहुत ही इजी तरीके से अपनी पढ़ के अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे हैं भैया, कंप्लीट कर रहे हैं, आपके पास भी सुनहरा मौका है, बढ़िया। कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। कल की वीडियो पे आप जाइए, कल की डेट की वीडियो पे अगर आप जाएंगे तो उस वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां पर जाइए और उस व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन लिख करके भेजिए। प्रोसेस बहुत सिंपल है और फ्री में तो कुछ है नहीं भैया, लेकिन फ्री के ही जैसा है समझ लो। जो आप अपनी सहूलियत से सपोर्ट के तौर पे हमें पे करेंगे, आपको इन सारी
चीजों को वहां पर, इससे भी अच्छी अच्छी नोट्स वहां अवेलेबल है प्यारे साथियों, ठीक है। और अभी आने वाले समय में कल से तो वहां पर मैंने जैसे बोला था 2 दिन बाद हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी वहां पर स्टार्ट हो जाएगा कल से, ठीक है। सो ये टेक्निक्स आपको रिमेंबर रखनी है। मक्खी की वजह से, मक्खी कहां से आ गई जी क्लास में। चलो, स्ट्रेडल रोल हो गया, फॉसबरी फ्लॉप हो गया, ठीक है। अब आ जाओ कहानी पे। कहानी कुछ ऐसी है कि आप लोगों को लग रहा होगा थ्योरी क्लास बंद हो गई, ऐसा नहीं है। थ्योरी क्लास भी आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हम यूनिट 3 पे थे, यूनिट 3 को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी चलेगी, पूरी क्लासेस एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बहुत बेहतरीन क्लासेस आपके सामने आएंगी, ठीक है। सो अगर हमारी क्लास अच्छी लगती हो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, तो जरूर से जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल हो जाएगा जहां आप मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं तक थी साथियों, क्योंकि बचे हुए क्वेश्चन थे, बचा हुआ पार्ट था, इसको कंप्लीट करना जरूरी था। नेक्स्ट में हम जल्दी आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में एक बेहतर टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।